70 साल की उम्र में यशोदा देवी ने अपनी लकड़ी की छड़ी को सीट के नीचे धकेल दिया। उन्होंने अपने हाथों में एक भारी पुराना लोहे का बक्सा मजबूती से जकड़ रखा है। ट्रेन की खिड़की से आती रोशनी उनके चेहरे की झुर्रियों को भेद रही है, लेकिन उनकी आंखों में कोई थकावट नहीं है। 12 साल का लंबा इंतजार आज खत्म होने वाला है। परिवार को लगता है कि वे हवेली के शांत कोने में बैठकर भजन कर रही हैं, लेकिन किसी को खबर नहीं कि यह महिला आजादी के बाद के दौर की सबसे तेज कोड ब्रेकर रह चुकी है। यशोदा ने अपनी उंगलियों से बक्से के लॉक को छुआ। धातु की ठंडी सतह ने उन्हें याद दिलाया कि वह किस खेल में वापस उतर रही हैं। तभी उनके फोन पर एक संदेश चमका, अनाया का आखिरी कॉल। उसकी कांपती हुई आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है। ड्रग माफिया शेखावत की फाइल खुल चुकी है और पोती मौत के मुहाने पर खड़ी है। यशोदा ने खिड़की के बाहर दौड़ते हुए अंधेरे को देखा। उनके माथे पर बल पड़ गए। वे जानती थीं कि अब छड़ी की जगह उन्हें उन हथियारों की जरूरत पड़ेगी जो सालों से इस बक्से में बंद थे। ट्रेन की गति बढ़ रही थी और यशोदा के भीतर का शिकारी जाग चुका था। वे अपनी पोती को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। आधी रात का समय, मूसलाधार बारिश की बूंदें खिड़की के कांच पर किसी चेतावनी की तरह टकरा रही हैं। यशोदा देवी शहर की एक सुनसान इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़ी हैं। सामने का दरवाजा थोड़ा खुला है। भीतर कदम रखते ही उन्हें टूटे हुए कांच और फर्श पर बिखरे कागजों की आवाज सुनाई देती है। कमरा पूरी तरह तहस नहस है। मेज पर रखा लैपटॉप चकनाचूर पड़ा है और उसके तार फर्श पर सांपों की तरह फैले हैं। अनाया एक कुर्सी से मजबूती से बंधी है। उसके मुंह पर चौड़ा टेप लगा है और माथे से बहता खून उसकी बाईं आंख के ऊपर एक गहरा निशान बना रहा है। दो नकाबपोश आदमी उसके सामने खड़े हैं। एक ने अनाया के बालों को मुट्ठी में जकड़ रखा है, जबकि दूसरा उसके चेहरे के करीब झुककर पेन ड्राइव के बारे में चिल्ला रहा है। अनाया की सांसें उखड़ रही हैं। वह दर्द में कराहने की कोशिश करती है, लेकिन टेप के कारण आवाज बाहर नहीं आ पाती। गुंडा अपना हाथ ऊपर उठाता है और अनाया के गाल पर जोर से तमाचा मारता है। कुर्सी के हिलने और अनाया के सिर के एक तरफ झुक जाने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। यशोदा देवी दरवाजे के पास स्थिर खड़ी है। उनकी सांसें धीमी हैं, लेकिन उनकी नसें तनी हुई है। वह देख रही हैं कि कैसे उनकी पोती की जान हर गुजरते सेकंड के साथ दांव पर लगी है। उन्होंने अपने हाथों में जकड़े लोहे के बक्से को एक बार फिर से मजबूती से पकड़ा। अब और इंतजार करने का कोई मौका नहीं बचा था। यशोदा के जूतों की खटखट ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। गुंडे ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक बुजुर्ग महिला को देख उसने अट्टहास किया। उसने अपनी रिवॉल्वर लहराते हुए पूछा, क्या तुम अपनी मौत खुद ढूंढने आई हो बुढ़िया? यशोदा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने बहुत शांत और स्थिर स्वर में कहा, बेटा, अगर खेल के नियम नहीं पता है तो बड़ों की महफिल में हथियार नहीं चमकाते। गुंडा अपनी हंसी रोकने की कोशिश में था कि तभी यशोदा की फुर्ती ने उसे स्तब्ध कर दिया। जैसे ही गुंडे ने रिवॉल्वर तानी, यशोदा ने पूरी ताकत से अपना लोहे का बक्सा उसके चेहरे पर दे मारा। एक भारी धातु के टकराने की आवाज और हड्डी टूटने की चीख कमरे में गूंज उठी। गुंडा अपना चेहरा पकड़े हुए पीछे की ओर गिरा। फर्श पर गिरते ही उसने अपनी पकड़ खो दी। दूसरा गुंडा यह सब देख अपनी जगह पर जम गया, लेकिन यशोदा रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने अगले ही पल अपनी चाल बदल दी। संघर्ष का आगाज हो चुका था। यशोदा का हर एक वार सटीक और जानलेवा था। कमरे की हवा में अब हिंसा का तनाव तैर रहा था। गुंडे की रिवॉल्वर दूर जा गिरी। यशोदा ने बक्से को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और दूसरे हमलावर की ओर झपटी। अब यह लड़ाई सिर्फ अनाया को बचाने की नहीं थी, बल्कि यह साबित करने की थी कि यशोदा का अनुभव इन हथियारों से कहीं ज्यादा घातक है। यशोदा ने फुर्ती से दीवार पर लगे मुख्य स्विच बोर्ड को नीचे खींच दिया। पूरा फ्लैट एक झटके में घने अंधेरे में डूब गया। गुंडा चिल्लाया, कहाँ है तू बुढ़िया? अंधेरा यशोदा का पुराना साथी था। उन्होंने गुंडे के भारी कदमों की आहट को भांपा और एक पल में उसके पीछे पहुंच गईं।
उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से गुंडे की गर्दन को कसकर जकड़ा और उसके घुटने के पीछे जोर से लात मारी। गुंडा धड़ाम से फर्श पर गिरा। यशोदा ने बिना एक पल गंवाए पास पड़े पर्दे की मजबूत रस्सियों को उठाया। उन्होंने पहले गुंडे के हाथों को कुर्सी के खूंटे से कसकर बांध दिया। दूसरा हमलावर अंधेरे में हाथ पैर मार रहा था। तभी यशोदा ने अपनी कोहनी से उसकी कनपटी पर सटीक प्रहार किया। वह लड़खड़ाकर गिरा। यशोदा ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ी और उसे भी खिड़की के पास लगी लोहे की ग्रिल से मजबूती से बांध दिया। गुंडे तड़प रहे थे, लेकिन रस्सियों की गांठें इतनी सख्त थीं कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। कमरे में केवल उनकी भारी सांसें और बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। यशोदा ने फिर से स्विच बोर्ड दबाया। दूधिया रोशनी वापस लौट आई। फर्श पर दोनों गुंडे बेबस पड़े थे। यशोदा ने एक गहरी सांस ली और अनाया की ओर मुड़ी। उनकी चाल में अब कोई बुढ़ापा नहीं, बल्कि एक पेशेवर शिकारी की सटीकता थी। उन्होंने अनाया के मुंह से टेप हटाया और उसकी आंखों में देखते हुए शांति से खड़ी हो गई। अब पूरा नियंत्रण उनके हाथों में था। यशोदा ने अनाया के चेहरे से टेप हटाया। अनाया ने कांपते हुए अपनी दादी को देखा। यशोदा ने उसके चेहरे पर लगे घाव को रुमाल से साफ किया। उन्होंने फर्श पर गिरी पेन ड्राइव उठाई और अपनी मुट्ठी में मजबूती से भींच ली। यशोदा ने शांत स्वर में कहा, अब यह फाइल हम खुद पुलिस कमिश्नर को सौंपेंगे। अनाया ने दादी का हाथ थामा और लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। तभी खिड़की के बाहर से पुलिस के सायरन की गूंज सुनाई दी। यशोदा ने एक बार नीचे की ओर देखा, जहां नीली और लाल बत्तियां घूम रही थीं। उन्होंने अनाया को सहारा देकर कमरे से बाहर निकाला। सीढ़ियां उतरते समय उनकी चाल में कोई थकान नहीं थी। वे अब एक साधारण बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक मिशन पूरा करने वाली योद्धा की तरह चल रही थीं। इमारत के बाहर निकलते ही बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ीं। यशोदा ने गहरी सांस ली। पुलिस की गाड़ियां उनके पास आकर रुकीं। उन्होंने पेन ड्राइव अधिकारी की ओर बढ़ाई। शेखावत का साम्राज्य अब ढहने की कगार पर था। यशोदा ने अपनी पोती के कंधे पर हाथ रखा। वे अंधेरे से निकलकर सायरन की रोशनी में आगे बढ़ीं। यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। उनकी दृष्टि अब सीधी और अडिग थी।